जियो 9 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आगरा सिविल कोर्ट कैंपस में हैं और यूपी बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाला है, इसके लिए हम अलग अलग वकीलों से राय लेंगे, थोड़ा सा जानकारी करेंगे कि भाई यूपी बार काउंसिल में आप किसको चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। तो इसी के साथ आज हम यहाँ शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। हम आज यहाँ विजय कुमार शर्मा जी के चैम्बर में हैं। आप सीनियर एडवोकेट हैं आगरा सिविल कोर्ट के। तो आज हम यूपी बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाली है उनकी चर्चा करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। मैं जियो 9 न्यूज से जगत नारायण शर्मा। तो मैं यूपी बार काउंसिल के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगा। विषय अच्छा है आपका। देखिए, जो चुनाव हुए वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हुए हैं। आगरा बार के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। एक पीके सिंह यहाँ हुआ करते थे। पीके सिंह ने कुछ आगरा बार के लिए किया और जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनकी कभी भी निराकरण हो नहीं पाया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत कोशिशें की गई। बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश में जो और लोगों के लिए सामान्य चीजें हैं वो तो होती रही, जैसे किताबें हैं, ई लाइब्रेरी है और लेकिन अधिवक्ता हित के लिए कोई ऐसा कॉन्क्रीट कार्य अभी तक नहीं हो पाया। जैसे हाई कोर्ट की बेंच आगरा में होनी चाहिए और हो सकती थी अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उसमें पार्ट प्ले करता तो आगरा बार हाई कोर्ट बेंच भी आगरा में स्थापित होने की संतति तो हो ही सकती। नहीं, बार आगरा में हाई कोर्ट की बेंच के बारे में तो बहुत लंबे समय से संघर्ष होता रहा है। वकीलों ने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन उम्मीदें क्यों नहीं जाग पाई हैं और क्यों स्थापना नहीं हो पाई अभी? उसके कारण त्रिकोण में एक तो मेरठ है और कहीं ना कहीं इलाहाबाद भी है। इसलिए आगरा में जब हमारी बात हुई विधि मंत्रियों से तो उन्होंने कहा साहब मेरठ को आप बात कर लीजिए, अगर मेरठ इस बात पर राजी हो जाते हैं तो आगरा में हो सकती है। हमारा मानना यह है कि अगर इलाहाबाद से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उसमें पहल करती तो मेरठ में भी बेंच बनती और आगरा में भी बेंच बनती, लेकिन उन लोगों ने कोई पहल की नहीं। कारण क्या रहा वो ज्यादा जानते हैं। अभी आगरा से 11 कैंडिडेट्स हैं जो यूपी बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप इन सदस्यों से जो भी जीत के आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं उनसे एक तो उम्मीद ये करता हूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी पैरवी करें और उसको इम्प्लीमेंट करावें और उसको बनाएं। उनका ड्राफ्ट बन चुका है लेकिन उसकी कोई पैरवी नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोई विद्वान अधिवक्ता चाहिए जो पढ़ा हो, जो इस मामले को जानता हो और अधिवक्ता हितों की सुरक्षा कर सके। आपको आगरा से किन प्रत्याशियों की उम्मीद है जो जीत सकते हैं और विद्वान है जो आपकी खरे उतर सकते हैं आपकी आवश्यकताओं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल रहेगा, लेकिन विद्वता के बारे में आप खुद भी जानते होंगे कि जिस अधिवक्ता की डिग्री आज है अधिवक्ता क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में, वो अधिवक्ता मुझे लगता है कि इसमें कार्य कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा शर्मा जी, आपको आपने समय दिया और हम आगे और भी अधिवक्ताओं से इस बारे में चर्चा करेंगे और यूपी बार काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी जानकारी करेंगे। भाई क्या उनकी अपेक्षाएं हैं जो सदस्य जीत के आएंगे और कैसा सदस्य जीत के आना चाहिए। तो हम चलते हैं दूसरे किसी चैम्बर में और वकीलों से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। हम सिविल कोर्ट में जो यूपी बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें चर्चा के लिए निकले हैं। तो हम आज चैम्बर में बैठे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरदत्त शर्मा जी के पास। तो सर मुझे ये बताइए कि जो यूपी बार काउंसिल के अभी तक सदस्य रहे हैं उन्होंने वकीलों के हित में क्या किया है और क्या होना चाहिए? देखिए, डीगे कोई भी हांके, सही बात तो ये है अपने अपने स्वार्थ हैं। एक समय था जब बार काउंसिल हुआ करती थी जी, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण बंसल आगरा से मेंबर हुआ करते थे, डॉक्टर जेके पाठक मेंबर हुआ करते थे, जो पैसे कमाने के लिए नहीं जाते थे,
ज्ञानचंद द्विवेदी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसके मेंबर थे, समझे, जो एमएलसी भी रहे। ये वो लोग थे जिनकी वकालत का एक स्तर हुआ करता था। वो बार काउंसिल में जो लड़ते थे और मेंबर होते थे वो इसलिए होते थे कि वकीलों का क्या हित किया जा सकता है। लेकिन हम उस दौर से गुजरते हुए अब उस दौर में आ गए जहां पर ये हमने विगत तकरीबन ये डिटोरिएशन 25-30 साल से हमने देखा है जी। चाहे वो स्टेट बार काउंसिल हो, चाहे वो ऑल इंडिया बार काउंसिल जी। अब निजी स्वार्थों के चलते उसमें बनना चाहते हैं जी। इतना पैसा जो खर्च हो रहा है ये निश्चित तौर पर ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है जी। क्योंकि जब पैसा 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्च करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो कमाएंगे भी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जितने ये खड़े हैं इनमें मोस्टली नॉन प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, ये सबसे गंदी बात है। आपने खास बात जी। एक नहीं कई ऐसे हैं जिनकी की वकालत के नाम पर कुछ भी नहीं है जी। आगरा की नहीं, मैं ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूं। एक समय था जब ऑल इंडिया बार काउंसिल का चेयरमैन एक हस्ती हुआ करता था, मायने रखता था। आज भी हम अपने को पीठ थपथपा लें, लेकिन हकीकत यह है कि अब हमारी कोई औकात है नहीं। वकीलों की जो औकात हुआ करती थी, आज जो चेयरमैन बन जाते हैं उनका प्रयास गवर्नमेंट के एक तरह से स्पोक्समैन हो जाते हैं, ये सोच के कि शायद हमको राज्यसभा मिल जाए, और मिली भी है। यही पोजीशन स्टेट बार काउंसिल्स में है। वो ये प्रयास करते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि वकील का क्या हो रहा है। उनका ये है कि साहब जजशिप मिल जाए, पैसा कम जाए, और कैसे कमाते मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये वैचारिक पतन जो आया है इसके कारण क्या है? इसके कारण ये समाज का ही मूल रूप से पतन है। हम मॉरल वैल्यूज के मामले में हम न्यूनतम स्तर पर हैं। आज की तारीख में आपकी पहचान इस बात से नहीं है कि आप कितने मूल्यवान हैं, कितने मूल्यों पर चलते हैं। आपकी पहचान समाज में, समाज आपको इसलिए रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं कि पैसा आपने कैसे कमाया है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस पैसा कमाने में आप 4 साल जेल भी रहे आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको 6 महीने की सजा भी हो गई। आप पैसे वाले हैं, समाज आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। क्या मजाक है, ये हमारा निम्नतम स्तर है। अभी आगरा से आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जो जीत के आए? जी, वकील आप मथुरा जाइए, फिरोजाबाद जाइए, एटा जाइए, कासगंज जाइए, वकील की डेथ पर वहां की बार कोई 4 लाख देती है, कोई 5 लाख देती है। अच्छा जी, वकील कोई सैलरीड पर्सन नहीं है। और ये डेथ किसी के भी साथ ये हैपनिंग हो सकती है, यंग भी हो सकता है और बुजुर्ग भी हो सकता है। जहां यंग चैप या मिडिल एज का व्यक्ति जिसका कि परिवार कच्चा है, उसके जहां ये हादसा हो जाए तो वो एकदम परिवार जमीन पर होता है। मेरा प्रयास ये था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, कि मैं सारी रजिस्टर्ड बार को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया था। जितनी भी रिकॉग्नाइज बार थी एक प्लेटफॉर्म पर ले आया था। और ये था कि एक वकालतनामा निकाला जाए जिससे कि जो आमदनी हो, इनकम हो, जैसे वहां अभी वकालतनामा 330 रुपए का 350 का मिलता है जी। 300 रुपए वकील को दिए जाते हैं, वो उसमें भी जाए, लेकिन उससे जो एक फंड इकट्ठा होता है वो इतना फंड इकट्ठा हो रहा था कि हम वकील की डेथ पर बड़े मजे से 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक देने की स्थिति में होते, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। आगरा में ऐसा क्यों नहीं? आपने एक उदाहरण दिया मथुरा, मैंने प्रयास किया, आगरा में नहीं है ऐसा। अब आ जाइए बार काउंसिल के। आज की तारीख में हम यूपी बार काउंसिल के हम मेंबर हैं, हमको सुविधाएं क्या है? मैंने यूपी बार काउंसिल को भी अपनी अध्यक्षता के दौरान एक पत्र लिखा था कि वकीलों का कम से कम आप मेडिकल इंश्योरेंस तो दे दीजिए। दिल्ली बार काउंसिल ने 10 लाख का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस खाली वकील का नहीं है, उसकी फैमिली के साथ है। अच्छा जी, और उसमें खाली एडवोकेट नहीं, उसकी फैमिली, उसका स्पाउस, उसके बच्चे उसमें शामिल। अच्छा,
क्या यूपी बार काउंसिल नहीं कर सकती? किनके प्रयास से हुआ वो जो यहाँ आगरा में प्रयास नहीं हुए? भाई वहां की बार निश्चित तौर पर ये, मान लीजिए कि डेहरी एक 35 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन वहां के वकील इतने वो थे, सशक्त थे कि उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात के लिए प्रेशराइज किया और हर वकील का जो भी दिल्ली बार काउंसिल का मेंबर है वहां रजिस्टर्ड है, उसका ऑटोमेटिकली हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है। यूपी बार काउंसिल के जो ये प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्षमा चाहते हुए इनको केवल अपनी जेब भरनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक भी चीज, तमाम कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं, ठीक है, पैसा उसमें कुछ आया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वकीलों को मिला भी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं होता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। वकील अपने इलाज के लिए दर दर भटकता है, हर कोई बड़ा वकील नहीं है, हर कोई ऐसा वकील नहीं जिसके पास के पैसा हो। तो मेरा अपना सोच है कि जो बिगनर्स है उन पे पैसा कहाँ से आया? भी 2 साल, मेरा अपना सोच है, एक्सीडेंट हो जाए तो जो भी हो जाती है। अब मेंबर बने उनसे हमारी अपेक्षा ये है, वकीलों का एक सामूहिक बीमा हो जिसमें कि किसी भी वकील को कहीं कोई परेशानी हो, वो और उसकी फैमिली उसमें हो, इसकी व्यवस्था। दूसरी चीज ये पेंशन का, अब आप ये कहें साहब 5,000 रुपए मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, आप बताइए 10,000 रुपए में क्या हो रहा है? कम से कम इतना पैसा इंश्योर्ड होना चाहिए कि यदि कोई वकील जो 60 साल या 65 साल या 70 साल की एज पर इस पोजीशन में किसी कारण से नहीं है, तो वो सर्वाइवल का उसका हो। तीसरी चीज साहब जो हम चाहते हैं, जो भी मेंबर हों उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं इस बात की कि जो न्यू कमर है उसकी इंटर्नशिप के दौरान कोई तमाम मियाँ बैठते हैं, लेकिन कितने को पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट की व्यवस्था बार काउंसिल करे कि साहब 5 साल तक किसी भी न्यू कमर को वो वहां बैठे इंटर्नशिप करे और डिसाइड कर ले, इंटर्नशिप करे, पेमेंट बार काउंसिल उसको दे, 5 साल तक दे, ताकि कम से कम सर्वाइवल हो। ये हमारी अपेक्षा है, जो भी प्रत्याशी हैं उनसे हमारी ये अपेक्षा है। आगरा से अरविंद मिश्रा हैं जी, हमारे साथी भी हैं जी, लॉ हमारे साथ किया है जी, ये रीजन पर्सन है, आगरा यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं, गवर्नर एडवाइजर रहे हैं, तो एक अनुभव है। हम उनसे ये उम्मीद जरूर करते हैं कि वो इस तरफ कार्य करें। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि ये जितने भी मेंबर आ रहे हैं, भगवान के लिए इसको व्यवसाय न बनाएं, ये सेवा के भाव से आ सकते हैं तो आए, वरना नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ बैठे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि दत्त शर्मा जी का। और जैसा इन्होंने बताया कि जिन पॉइंट्स पे इन्होंने खास कर जो चर्चा की है, ये अपेक्षाएं उन सदस्यों से होंगी जो जीत कर आएंगे। धन्यवाद। यूपी बार काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके संदर्भ में आज आगरा सिविल कोर्ट में जो हमारी चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र लाखन जी के चेंबर में अब हम इस समय उपस्थित हैं। तो सुरेंद्र जी से हम कुछ प्रश्न करेंगे यूपी बार काउंसिल के संदर्भ में। तो लाखन जी, आप मुझे ये बताइएगा, यूपी बार काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, तो आगरा से कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं जो वकीलों के हित में कुछ करे, और अभी तक क्या हुआ है? देखो, कोई भी प्रत्याशी के बारे में आकलन ये नहीं है कि कोई खड़ा हो गया उसको वोट दे दो। प्रत्याशी का ये देखा जाता है कि वो मतलब अधिवक्ता साथियों का नेतृत्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले जो आंदोलन हुए हैं, जो अधिवक्ताओं की समस्या है, उस पर कंधे से कंधे मिला के चला हो और उसका पेन लिया हो और अधिवक्ता साथियों के हितों में काम किया हो, तो ऐसे अधिवक्ताओं को वोट देना चाहिए। अभी जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आगरा से 11 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो इनमें से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार? देखो, चूंकि आगरा से 11 प्रत्याशी खड़े हैं तो उसमें क्रम से नंबर है, 25 लोगों को हमें वोट करना है। मेरा तो एक ही है कहना कि आगरा के लोग आगरा के ही लोगों को प्रमुखता से वोट दें और किसी बाहरी व्यक्ति को वोट ना दें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1 से लेके 11 तक आप आगरे वालों को वोट दो, और उसमें भी पहला वोट व्यक्ति को दो जो बुद्धिजीवी हो, जो जुझारू हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, और आपके वकीलों के संघर्ष को, वकीलों के हितों के लिए एक
लड़ाई को बहुत आगे ले जाए। जैसे फंड है, अभी 5 लाख का अधिवक्ता वेलफेयर फंड है, उसको 10 लाख का करे, अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू कराए, हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के लड़े और नेतृत्व करे उसका, हाई कोर्ट बेंच का, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, और अधिवक्ता के हितों के लिए और भी जो योजना है उनके लिए कार्य करे। तो ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। लाखन जी, आज आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आगरा से अधिकतम प्रत्याशी जीत कर जाए, जो बार काउंसिल में आपकी मजबूती को प्रतिनिधित्व करे, आपका आगरा बार काउंसिल के लिए जो संघर्ष करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही कहना है कि पहला नंबर उसी को दो जो योग्य हो, है ना, और जिसने अधिवक्ता के हितों के लिए काम किया हो। 1 नंबर तो उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद है लाखन जी, और इसी के साथ हमारी चर्चा अनवरत चलती रहेगी। आज जो आगरा सिविल कोर्ट में हमारा सर्वे चल रहा है यूपी बार काउंसिल के इलेक्शन के संदर्भ में, तो हम सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरुण कुमार सोलंकी साहब के पास आए हुए हैं। तो सोलंकी साहब, मैं यहां से शुरुआत करूंगा कि यूपी बार काउंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो प्रत्याशी आगरा से लड़ रहे हैं, 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो कैसा प्रत्याशी जीत के यहां से जाए जिनसे अपेक्षाएं पूरी हों यहाँ के अधिवक्ताओं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी को कम से कम उसकी जो आइडेंटिटी है या पर्सनैलिटी है या कैपेबिलिटी है, वो इस प्रकार की तो होनी चाहिए कि वह अधिवक्ताओं के हितों के लिए सत्य, संघर्षशील और प्रयत्नशील रहा हो जी। और वो अपने ईमानदार छवि का भी हो जी। अधिवक्ताओं के हितों के लिए वो प्रदेश सरकार से, बार काउंसिल से ज़्यादा योजनाएं ला करके उनके कल्याण की कामना कर सके और कल्याण की बात कर सके। ऐसी परिस्थिति में चूंकि मैं ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, जहाँ तक आगरा के अधिवक्ताओं का सवाल है और आगरा में जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे संघर्ष में, हाई कोर्ट बेंच के संघर्ष में सभी शामिल रहते हैं। और वो सिर्फ आगरा के ही नहीं, पूरे आगरा मंडल और आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ को समर्थन करने वाले जनपदों के अधिवक्ता और उनके प्रत्याशी भी हमारे साथ संघर्षरत रहते हैं। तो हम सभी के उनकी जीत की कामना करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर निर्भर करेगा कि अधिवक्ताओं के हृदय में उनके प्रति कितना वो है, जगह है और कितना वो उपयुक्त समझते हैं। अधिवक्ताओं की समस्याएं क्या हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अधिवक्ताओं की प्रथम समस्या तो सबसे जो गत समय में निकल कर आई है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे इंग्लिश में हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, उसको लागू कराने की है। जब अधिवक्ता सुरक्षित ही नहीं है तो अधिवक्ता जनता के लिए और अपने बाध्यकारियों के लिए न्याय क्या प्रदान करेगा? तो सबसे प्रथम आवश्यकता तो ही है। दूसरी आवश्यकता है कि उनके जो जब अधिवक्ता आता है बन करके कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके बैठने के लिए स्थान होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 1-2 जनपदों को छोड़ करके, वो भी आंशिक रूप से, कहीं भी उत्तर प्रदेश में बैठने के समुचित चैम्बर्स नहीं है। तो उसके लिए प्रदेश व्यापी एक अधिवक्ता पर्सनैलिटी की जरूरत है जो बार काउंसिल में जाए और बार काउंसिल को लीड करके प्रदेश सरकार को विवश करे कि अधिवक्ताओं के चैम्बर होने चाहिए। तीसरी चीज है अधिवक्ताओं के जो लोग नए अधिवक्ता हैं, नवागत आगंतुक हैं अधिवक्ता, उनके लिए स्टाइपेंड फंड की जरूरत है, क्योंकि नए अधिवक्ता आते हैं, उनको न तो वकालत का अनुभव भी होता है और न उनकी पहचान होती है। करीब 5 साल तक वो बच्चे जो नए आते हैं, उनकी आइडेंटिटी एज एन एडवोकेट नहीं हो, तो कैसे सरवाइव करें? चूंकि काम न्याय का निष्पादन का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके इस काम को सफलतापूर्वक वो अंजाम दे सकें। उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड फंड प्रत्येक एडवोकेट को मिलना चाहिए। इसमें सरकार की योजना और सरकार को आगे आकर के भागीदारी करनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि अधिवक्ताओं के जो इंश्योरेंस हैं, दुर्घटना हो जाती है, ग्रीवियस जो उनके बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं और कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं होता जो व्यवसाय में रह करके अपने इस गंभीर बीमारियों का इलाज कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को और बार काउंसिल को चाहिए कि वो इस तरह की कोई इंश्योरेंस की योजना लागू करें जिसमें पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरा ट्रीटमेंट अधिवक्ताओं को हो सके। चौथी हालात ये हैं कि जो हमारी लाइब्रेरी है, सारे अधिवक्ताओं को पढ़ने की इतनी सुविधा नहीं होती और न वो दे आर कैपेबल के वो परचेज कर सके अपनी पुस्तकों। तो अधिवक्ताओं के लिए
प्रदेश सरकार को लाइब्रेरी के लिए भी अनुदान देना चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं, महिला अधिवक्ताओं के लिए बैठने के चैम्बर्स नहीं होते, बैठने के लिए शौचालय नहीं होते, आने जाने के लिए जो रास्ते में तमाम असुविधाएं होती हैं, क्योंकि हम मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं और अधिवक्ता समाज में महिलाओं का आना और उनको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देना भी प्रदेश और जनपद न्यायालय के स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको अरुण जी। और जैसा आपने बताया कि जो आवश्यकताएं हैं, जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो और जो समाधान करा सके, ऐसा प्रत्याशी आगरा से जीत के जाए और यूपी बार काउंसिल में अपनी आवाज को बुलंद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद है सोलंकी जी आपका। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज।